बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य उपमा ऋतु की लिखी कहानी छज्जे वाली लड़की। धूप में रंग खो चुकी लाल सलवार, सफेद में बूंद भर नील घोलने से जो रंग बने, ठीक उस रंग का कुर्ता और बेतरतीब अंदाज में बंधे घने बालों पर किसी परचम की तरह अटका गुलाबी दुपट्टा। बैनर्जी अंकल के छज्जे पे खड़ी लड़की की पुतलियां बेचैनी से कभी दाएं घूमती कभी बाएं। यूं उसकी पलकों में भी गजब फड़फड़ाहट थी, लेकिन जिस तेजी से वो अपनी लंबी उंगलियों को चटखाए जा रही थी, मालूम होता था कि बेहद परेशान है। क्या बात हो सकती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की प्रेम में हो, क्योंकि प्रेम में डूबे लोग ही अक्सर कड़ी धूप में ऐसे खड़े होते हैं कि जैसे सिर पे सूरज नहीं कदम की छांव हो। लेकिन नहीं, वो प्रेम नहीं, कुछ और था। मगर क्या बात हो सकती है जो एक लड़की भरी दोपहरी में सुध-बुध खोए इतनी बेचैनी से रास्ते पे नजर गड़ाए खड़ी थी? इससे पहले कभी उसे बैनर्जी अंकल के घर पे देखा भी नहीं। हो सकता है नई पेइंग गेस्ट हो, या ऐसे तो नहीं कि लड़की अपने घर को मिस कर रही हो और किसी दोस्त के आने का इंतजार कर रही हो। लेकिन नहीं, न तो ये 18वीं सदी की ठाकुर बाड़ी है और न वो शरद की नायिका जो भरी दोपहरी में छज्जे से लटक कर इंतजार की घड़ियां गिने। अरे फोन, व्हाट्सएप, ईमेल, कितने तो साधन हैं आजकल। बात कुछ और होनी चाहिए। अजी, बात कुछ भी हो, मुझे इससे क्या लेना देना है? मैंने पाठशाला से छुट्टी इस फजूल माथापच्ची करने के लिए तो नहीं ली थी ना। अरे मेरा तो एकदम फिक्स प्लान था, दोपहर तक तान के सोऊंगा और फिर जीन्स पे कुर्ता शुर्ता डालकर निकल जाऊंगा गरबा नाइट्स के लिए। आखिर साल में यही 9 दिन तो होते हैं जब मैं अपने ऊपर चढ़े स्ट्रिक्ट मैथ्स टीचर के खोल को एक तरफ रखकर प्रभु देवा का अवतार ग्रहण करता था। लेकिन पिछले 1 घंटे से जो हो रहा था वो मेरे प्लान के गुब्बारे में पिन चुभोने के लिए काफी था। नहीं, आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। मैं इतना सेंटिमेंटल नहीं कि लड़की देखते ही चुंबक बन जाऊं। मैं तो बस इंसानियत के लिहाज से परेशान हो रहा था। अब अगर इतने में ही आपका दिल टापुर टुपुर करने लगा हो तो वो आपके दिल का कसूर है। मेरा दिल तो बच्चा है? हो गया परेशान तो हो गया। वैसे मेरी जगह कोई दूसरा जेंटलमैन होता तो वो भी भरी दोपहरी में किसी को इस कदर बेचैनी से टहलते देखकर आराम से नहीं बैठ सकता था। पर जागते रहकर भी मैंने कौन सा तीर मार लिया था, हैं? छज्जे वाली लड़की की बेचैनी अब भी वैसी थी और मेरा सवाल भी कि इसकी परेशानी की वजह क्या है। मैंने तिरछा होकर फोकस बनाया। वो एक हाथ से पसीना पोंछती और दूसरे हाथ से मोबाइल स्क्रॉल करती अब भी वहीं खड़ी थी। बस उसकी बेचैनी में गुस्से की लकीरें बढ़ गई थीं। जाने क्यों लड़की की कमान सी तनी भवों के नीचे खिंची काजल की मोटी रेखा मुझे दुग्गा के नेत्रों की याद दिला गई। यानी जितना ताप उतनी ही शीतलता, जितना मरण उतना ही जीवन। यूं भादों के बाद धूप उतनी कड़ी नहीं रहती, लेकिन मुझे लग रहा था कि पारे जैसी ये लड़की अगर थोड़ी देर और इसी तरह छज्जे पे खड़ी रही तो पिघल कर बह जाएगी। पहले लगा माँ से कहूँ क्या, लेकिन उनकी आदत मैं जानता था। इधर मेरे मुंह से लड़की शब्द निकला नहीं कि उधर उनके भीतर बैठा इंस्पेक्टर अलर्ट हुआ नहीं। आधी बांग्ला आधी हिंदी बोलने वाली मेरी माँ जरूर ये कहती कि अरे बाबा, लड़की कोথায়? बैनर्जी बाबू की बाड़ी हैं? तुम्हें जानबो? सत्य बोलो रे बाबा, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? इसीलिए सोचा कि बेहतर है कि मैं खुद ही उस लड़की से पूछ लूं कि दिक्कत क्या है। अरे क्यों ऐसे धूप में पिघली जा रही हो? मगर सोच विचार में शायद जरा देर हो गई, क्योंकि सोच को अमल में लाने से पहले ही लड़की अपना गुलाबी परचम छज्जे पर लहराता छोड़कर भीतर जा चुकी थी। धत! क्या इसी क्लाइमैक्स के लिए इतना सस्पेंस क्रिएट किया था? अरे इतना हिया जिया अगर मैं गणित की पुस्तकों में लगाता तो शाला बाबू का खिताब कहीं नहीं गया था। लेकिन अब तो नींद भी गई और छज्जे वाली लड़की भी। चल खुश रहो घर आपने।
कहते हुए मैं अलमारी खोलकर खड़ा हो गया। हालांकि मन का कोई कोना व्योमकेश बख्शी न बन पाने के बोझ तले दबा जा रहा था, मगर गणित के सूत्रों में उलझकर कहीं खो गई गरबा, डांडिया, धुनुची की थाप अपनी ओर खींच रही थी। वैसे भी सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन भाव, ताप और नर्तन का जो संगम कलकत्ते की गलियों में होता है, उसके लिए रात होने का इंतजार करना बड़ा बेमानी लगता था मुझे। यहाँ किसी भी समय, किसी भी दिशा में मुड़ जाओ, हर कहीं एक दुर्गा किसी महिषासुर का मर्दन करती नजर आ ही जाएंगी। उस रोज उनके बीच से गुजरते हुए न जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि जितने महिषासुर इन दिनों घूम रहे हैं, उनका मर्दन करने के लिए सचमुच हमें हर गली में एक दुग्गा चाहिए। पंडाल पहुंचने तक मैं इसी ख्याल में डूबा था, लेकिन वहां पहुंचते ही ट्यूनिंग चेंज हुई और जिंदगी जैसे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दौर से निकलकर रंगों के चटख और शोख मेले में जा खड़ी हुई। पारंपरिक परिधान में सजे लोग और स्पीकर्स पर गूंजती धुन। मैं बस खोने ही वाला था कि मेरी नजर उसी छज्जे वाली लड़की पर पड़ी जिसे मैंने पारे की तरह पिघलते हुए देखा था। नीले तात की बंगाली साड़ी, कमर तक लहराते केश और पलकों तले काजल की मोटी रेखा, जैसे दुग्गा का कोई अमोघ अस्त्र। मन किया जाकर सुबह की बेचैनी का सबब पूछूं, लेकिन ढोल, ढाक और कासा तासा की धुन पर वो जिस तरह डूब कर गरबा करने में मगन थी, मेरा मन नहीं हुआ कि उस लय को तोड़ूं जिसमें फिर से एक पारा पिघल रहा था। लेकिन इस वक्त धूप से नहीं, खुद अपने ताप से, पसीने से सराबोर उसके चेहरे को देखकर उस क्षण मैंने जाना कि भोर का तारा कैसा होता है, कैसी होती है ओस में भीगी दूरवा और समंदर से टूटी हुई बूंद। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए देवी के सामने जा खड़ा हुआ, जहां जॉर्जेट, तांत, सिल्क और कॉटन की साड़ी और लहंगे वालियां हाथ में धुनुची लिए मां की आरती कर रही थीं। सुलगते धूम के साथ लय और राग का संगम देखकर मैं सोचने लगा कि जैसे जल से कभी कभी पवित्र की जाती है अग्नि, वैसे ही ताप भी कितना शीतल लगता है कभी कभी। तभी लगा जैसे कोई पुकार रहा है। मैंने पलट कर देखा, छज्जे वाली लड़की सामने खड़ी थी। क्यों बंगाली बाबू, ये पर्दे के पीछे से आसपास ताक झांक करने की आदत कब से आपको? उसके सीधे सवाल पर मैं उस लेखक की तरह अचकचा गया जिसका किरदार किताब के पन्नों से निकलकर उससे जवाब तलब करने आ गया हो। ओह, मतलब देख लिया था आपने। लेकिन सामने जब कोई पारे की तरह पिघल रहा हो तो उसको देखकर बेचैन हो जाने को आपके यहाँ कहते होंगे ताक झांक। हमारे यहाँ ये मानुष भाव कहलाता है, ह्यूमैनिटी, यू नो। वैसे अब अगर जान ही गई हैं तो ये बता भी दीजिए कि आखिर क्यों इतना बेचैन थी कि मेरे जैसा अनजान भी आपको देख के परेशान हो गया? अरे आपके शहर के प्रेस वाले ने मेरी ड्रेस घुमा दी थी, इसलिए हैरानी की जितनी ध्वनियां हो सकती थी मेरी आवाज में उतर आई। तो आपको क्या लगा मैं किसी फिल्मी हीरोइन की तरह अपने हीरो का इंतजार कर रही थी? नहीं, वो बात नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे कि कोई भारी बीमारी आन पड़ी लगती है बेचारी के सर पर, तभी भरी दोपहरी हलकान हुई जा रही है? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन बस इतनी सी बात के लिए कोई 2 घंटे धूप में, इतनी सी बात? जब आपका प्रेस वाला आपकी ड्रेस घुमा देगा ना, तब आपको पता चलेगा। मैं कितने महीनों से तैयारी कर रही थी, सूरत की कितनी मार्केट छानी, तब जाके वो ड्रेस पसंद आई थी, और कलकत्ते के प्रेस वाले ने आपकी ड्रेस घुमा दी, यही ना? वैसे अच्छा ही हुआ, वरना मुझे कैसे मालूम होता कि कभी कभी पारा यूं भी पिघलता है। मैंने कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और अचानक ही कहानी में एक नया मोड़ आ गया। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी हम किसी के साथ बरसों तक रहते हैं, लेकिन इस तरह जैसे 2 अजनबी, और कभी कभी कुछ अनजान चेहरे हमें यूं मिल जाते हैं कि जैसे सदियों पुरानी पहचान हो। छज्जे वाली लड़की का मुझसे मिलना भी कुछ वैसा ही था। हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी जैसे सुबह मैं उसकी बेचैनी से बेचैन हो रहा था, और इस वक्त उसी तरह उसकी हंसी चारों ओर बिखरी लय और ताल में किसी पूर्वी राग की तरह घुली हुई थी। कलकत्ते का लड़का सूरत की लड़की से बात कर रहा था, लेकिन न उसने मेरा नाम पूछा और न मैंने उसका। सच कहूं तो मुझे जरूरत भी महसूस नहीं हुई।
मेरे लिए वो छज्जे वाली लड़की थी जिसका बंगाली बाबू कहना मुझे अच्छा लग रहा था। तभी नीले तांत की साड़ी के छोर में ठेठ बंगालिन की तरह बंधे चाबियों के गुच्छे को घुमाते हुए वो बोली, बंगाली बाबू, मुझे भी आग वाला डांस करना है। आग वाला डांस? ओ दुनुची, अरे इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग या प्रैक्टिस थोड़े करनी होती है। बस ढोल हो, ढाक हो और मन में थिरकन हो तो कोई भी हाथ में आग और धूम लेकर थाप हो सकता है। ओ माँ, कभी नॉर्मल भी बोलते हैं या हरदम पोइट्री के रथ पे सवार रहते हैं? नहीं, साहित्य से कोई नाता नहीं मेरा। मैं तो सीधा साधा गणित का टीचर हूँ। हाँ, पूजो के 9 दिनों में जरूर गरबा किंग बनने की कोशिश करता हूँ। गणित टू गरबा, क्या इक्वेशन है। भालो, खूब भालो। तुम्हें बांग्ला आती है? आई थिंक इतनी बांग्ला हमारे देश में सबको आती है। कह के छज्जे वाली लड़की ऐसे हंस पड़ी जैसे मैं दुनिया का आखिरी नासमझ हूँ और वो पहली समझदार। वैसे शायद एक हद तक वो सही भी थी, क्योंकि अपनी आंखों में उसने जिस तरह ताप और राग को एक साथ साध रखा था वो मेरे लिए किसी तौर संभव ही नहीं था। एक ही पल में नीलवर्णी नदी की तरह छल छल करके हंस जाना और दूसरे ही पल स्वर्ण मृगी की तरह अपने आप में सिमट जाना। मन हुआ उससे कहूं, शोनो मंदहासिनी, ओए आशाहीन, ओए भाषाहीन, काकली तो मार द्वारे। लेकिन इससे पहले ही स्पीकर्स चिंघाड़ने लगे, तक तननना तंदूरी नाइट्स, और पारे से पिघलती वो छज्जे वाली लड़की गरबा करने वालों के घेरे में जा मिली। यहाँ भले एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न 1000 चेहरे थे, लेकिन ढोल पर जब थाप पड़ती तो सब खुशी के एक रंग में रंग जाते थे। उस रोज मुझे खुशी का रंग नीला नजर आ रहा था, भले कल उसका रंग कुछ भी हो। अगले रोज हम फिर उसी पंडाल में मिले और उसके अगले रोज भी। जब से रात 10 बजे के बाद स्पीकर्स चलाने पर रोक लगा दी गई थी, गरबा नाइट्स का आयोजन करने वाले पंडालों में शाम से ही ऐसी रौनक घिरने लगी थी कि अरसिक से अरसिक जीव भी खिंचा चला आए। फिर हम जैसे लोग तो साल भर इन दिनों का ही इंतजार करते थे, इसलिए कि कम से कम 9 दिन तो अपने मन से नाच लें, वरना बाकी 356 दिन तो जिंदगी अपने हिसाब से नचाती ही थी हमें। और फिर उस दफा तो गरबा नाइट्स मेरे लिए साल भर की लय को थामने से कुछ ज्यादा होती जा रही थी, कुछ खास, और होती भी क्यों ना। आखिर वे 3 दिन और 36 डांस स्टेप ही तो थे जिन्होंने मेरे और एक अनजान लड़की के बीच दोस्ती की जड़ें जमा दी थी। अरे संभल कर, धुनुची में जरा सी भी लापरवाही ठीक नहीं। मैं समझाता तो वो भी उसी अंदाज में मेरे हाथों से डांडिया स्टिक छीन कर कहती, बामुशाय ध्यान से, डांडिया के डंडे भी इधर के उधर पड़ जाए ना तो आंखों पे मुफ्त का चश्मा लग सकता है। और हंसी का एक समंदर सा बह जाता हम दोनों के बीच। कहने को वो महज 3 दिन थे, लेकिन जैसे हमने अंतहीन पल गुजार लिए थे एक साथ। आनंद की, खुशी की और एक अबोले से नेह की भाषा में गुथे इन पलों का रंग भी तो कितना गहरा, कितना शफाफ। पहले मैं सोचता था कि खुशी के निशान केवल चेहरे पर होते हैं, लेकिन इस लड़की से मिलने के बाद लगने लगा था कि नहीं, खुशी का सिर्फ चेहरा ही नहीं होता, एक गंध भी होती है। कोई गंध आपको कितनी बार अपनी ओर खींच सकती है? 1 बार, 2 बार, 1000 बार, पर उसकी शरारतों की अल्हड़ गंध मुझे बार बार अपनी ओर खींचती थी। बात बात पर हंसी, बात बात पर मजाक। गाती मीठा था, लेकिन कई बार जानबूझकर बेसुरी होने की एक्टिंग करती। कभी वो हर शब्द में ओ लगा देती और हर स को श की तरह बोलकर बांग्ला सीख जाने का दावा करती। एक दिन अचानक बोली, बंगाली बाबू, सोच रही हूँ कि डीजे वाले से जाके बोलूं कि पंजाबी बीट के साथ कोई सैड वाला जुदाई सॉन्ग मिक्स करके प्ले करे। उससे आपको क्या हासिल होगा? मैंने कहा। उसने हवा से कांपती दीप शिखासी आंखें टिमटिमाई। बोली, वो शब्द जो शायद मैं होठों पर ना ला पाऊं। जाने क्यों मुझे लगा कि इस बात में जितना कहा गया है उससे ज्यादा अनकहा रह गया है। लेकिन क्या? नवमी की रात, एक दूसरे की कही अनकही बातों को बूझते हुए हम दोनों घर लौट रहे थे। उसके चेहरे पर विसर्जित होने जैसा भाव था, लेकिन आंखों में हमेशा की तरह जितना ताप उतनी ही शीतलता। वो बोली, बंगाली बाबू,
क्या आपने कभी किसी को अपनी मौत का इंतजार करते देखा है? नहीं, मगर क्या हुआ? मैंने चौंकते हुए पूछा तो वो हंसने लगी। अरे आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं मरने जा रही हूँ। क्या लगा आपको मैं आनंद की राजेश खन्ना हूँ या मिली की जया बहादुरी? भाई मैं बस चेक करना चाहती थी कि आप कितने अलर्ट हो। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बाबा देखो तो वो पोतंगी कागज और बांस की खोपचियों से बने रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले। क्या आपको नहीं लगता कि इन सबको दशहरे का इंतजार है? इंतजार है कि फिर कोई राम शक्ति पूजा करे और इनको मारकर मुक्त कर दे। हालांकि उसकी बात उच्चारण, व्याकरण और अर्थ हर लिहाज से भीषण भारी थे, मगर मुझको राहत मिली। ओ तो ये कहना चाह रही थी तुम बांग्ला एक्सेंट में। चलो आप समझे तो सही कि मैं क्या कहना चाह रही थी। जिंदगी बहुत छोटी है बाबू मोशाय, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। 4 दिन संग रहे, जो खुशी बटोरी वही कम है क्या? मैंने कहा, लगता है तुम सच में मुझे दुग्गा की तरह आर्ट ऑफ लाइफ सिखाने आई हो। हाँ, और शेंदूर खेला के बाद मैं कल दुग्गा की तरह चली भी जाऊंगी। 3 दिन में उसके साथ ऐसी आदत हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि ये दिन कभी बीतेंगे भी, कि वो कभी जाएगी भी। फिर कब आओगी? मैंने पूछा तो लगा कहीं चांदी की घंटियां खनक उठी। जब जब गरबा नाइट्स आएंगी तब। सुनो बंगाली बाबू, ये डांडिया स्टिक रख लो। अगली बार आऊं तो मुझे परफेक्ट स्टेप्स चाहिए और मैं अपने साथ धुनुची ले जाऊंगी। जब जब इसमें धूम सुलगती देखूंगी तो मुझे ताप से भरे ये दिन याद आएंगे। और वो चली गई अपने पीछे पिघलते पारे जैसी एक गाढ़ी याद छोड़कर। जिंदगी ऐसे भी मस्त कट रही है, फिर भी कभी कभी जब मच्छरों की भन भन, झींगुरों की छन छन और मेढकों के टर्राने की आवाज में किसी रेलगाड़ी की आवाज शामिल हो जाती है, या क्वार की हवा में लौंग बताशे की गंध घुलती है, या दिन को ताप चढ़ता है, तो जाने अनजाने मुझे उस छज्जे वाली लड़की का पारे की तरह पिघलना याद आता है। और मैं सोचने लगता हूं कि क्या कुछ चीजें हमेशा वहां नहीं रह सकती जहां वो थीं? बस इतनी सी थी ये कहानी।